हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो मैं पुनीत सैम स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं परसेंटेज का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम आगे जो अपना प्रोसीजर है वो बढ़ाएंगे। जो कल हमने क्वेश्चन किए थे उससे अलग टाइप के क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। एक नई टाइप जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था हमने, तो पहले 3 वीडियो हमने बनाई हैं। तो उनको अगर आप सीरियल वाइज देखते चलेंगे तो आपको परसेंटेज या मैथ का कोई भी टॉपिक हो उसको हम बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं छोड़ेंगे। उनको सीरियल वाइज अगर आप करते रहे तो आपके लिए मैथ बिल्कुल ईजी होने वाला है। और आप कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, फिर आप मैथ का बर्डन लेके नहीं चलेंगे, आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है हमारे पास, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, बढ़े हुए मूल्य को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो। तो देखिए सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले भी बताया कि परसेंटेज को अब हम परसेंटेज मान के नहीं करेंगे, हम फ्रैक्शन पे चलेंगे। तो मुझे देखिए पता है कि 20% का जो फ्रैक्शन है वो कितना है, भिन्न क्या बनेगी, 1/5। ये आप धीरे धीरे आपको याद हो जाएगी, अगर नहीं है तो आपको धीरे धीरे याद हो जाएगी। जैसे जैसे हम काम करते रहेंगे तो आपको याद भी हो जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर नहीं भी है तो आप परसेंटेज का आपको पता है 1/100 होता है, लगाएंगे तो आपके पास 20 पे कट के 1/5 ही आना है। अब इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि 5 का, मैं इसको लिख देता हूँ, 5 का 20% 1 है। इसका मतलब ये हुआ, तो चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई। तो सीधी सी बात है, पहले जो मूल्य था हम लिख लेते हैं पहले और बाद में। तो ये सिर्फ समझाने के लिए है, जब आप कर रहे होंगे क्वेश्चन तो ये चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके दिमाग में क्वेश्चन है, आपको आंसर तक पहुंचना है। तो कहने का मतलब है कि 5 का 20% 1 है। तो सोचो कि पहले अगर प्राइस चीनी का मूल्य रहा होता 5, तो उसमें कितनी बढ़ोतरी हुई है, 20%, मतलब 5 का 20% 1 है, तो बाद में मूल्य कितना होना चाहिए, 6। यही बढ़ोतरी हुई है ना, पहले जो मूल्य था उसमें 20% की वृद्धि हुई है, तो कितना हो जाना चाहिए, 6 हो जाना चाहिए। अगर आप इसको जनरल तरीके से करना चाहें तो भी कर सकते हैं कि पहले का मूल्य मैंने मान लिया 100, तो 20% उसमें बढ़ गया तो 120। बात तो वही है, ये अगर 20 पे काटेंगे तो ये आएगा 5 और ये आएगा 6। तो वही लिखा है मैंने, छोटी संख्याओं में कैलकुलेशन बहुत आसानी से हो जाती है। अब देखिए, बढ़े हुए मूल्य को कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए। तो देखो बढ़ा हुआ मूल्य अब 6 है, वो कह रहा है कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए। तो पहले तो हम ये देखते हैं कि कितना कम कर दिया जाए ताकि पहले वाला ही प्राप्त हो, ताकि प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो। तो देखो 1 कम करना पड़ेगा, लेकिन अब किस से कम कर रहे हैं, जो बाद में मूल्य है उससे। तो आपके मैंने कल भी आपको बताया था कि जिसके संदर्भ में बात कर रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम वो काम कर रहे हैं, वो डिवाइड में लिखना है। तो अब हम बढ़े हुए मूल्य के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं कि इसको कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो 6 को कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा ताकि 5 आ जाए, तो डिवाइड में कितना आएगा, 6। तो 1/6 का फ्रैक्शन हम अच्छे से जानते हैं कितना होता है, नहीं जानते तो आप 100 से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ताकि आप लोग याद कर पाएँ। तो 16 2/3% या फिर 16.66% हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे भी कर सकते हैं। देखिए 100 मैंने प्राइस माना, 120 बढ़ने के बाद का प्राइस हो गया। तो सोचो 120 में से कितना घटाऊं कि वापस 100 बन जाए। आप कहेंगे कि 20, लेकिन अब किसके रिस्पेक्ट में किसका परसेंटेज निकाल रहे हैं, बढ़े हुए मूल्य का परसेंटेज निकाल रहे हैं। तो 120 और गुणा में कितना हो जाएगा, 100। तो देखिए 1 0 से 1 0 कैंसिल और यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो 1/6 का वही फ्रैक्शन और वही अपना आंसर। तो क्या आना चाहिए, 16 2/3%।
तो सिंपल हमारे पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। आप चाहे 100 मान के कर लें या फ्रैक्शन मान के कर लें, फ्रैक्शन में बहुत आसानी से सॉल्यूशन हो जाता है। देखो 20 का 1/5 हमको पता है, अब हमें किसका देखना है कि बाद में जो प्राइस हुआ है उसके रिस्पेक्ट में क्या होगा। डिफरेंस तो उतना ही है, 1 घटाना पड़ेगा। देखो 1 बढ़ा है तो 1 घटाना पड़ेगा वापस वहाँ तक पहुँचने के लिए। लेकिन अब रिस्पेक्ट में किसके में कर रहे हैं, जो बढ़ा हुआ प्राइस है उसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो अब वो डिवाइड में लिखा जाएगा, तो उसका फ्रैक्शन हम जानते हैं। 16 2/3% इसका आंसर होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, सेम क्वेश्चन पिछले जैसा ही है। चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है, कम हुए मूल्य में कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि चावल का प्रारंभिक मूल्य प्राप्त हो। बात तो वही घूम रही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो 10% का मैं क्या करता हूँ, फ्रैक्शन लिखता हूँ। तो 10% का फ्रैक्शन अपने पास क्या होगा, 1/10। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि 10 का 10% कितना होगा, 1। ठीक है, तो ये सिंपल मैं बार बार लिख रहा हूँ, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो हम लिखेंगे पहले और फिर बाद में। तो देखो पहले प्राइस कितना था, 10। ठीक है, जो नीचे है वो टोटल मान के चलो अपना ये था। तो इसमें 10% की कमी हो गई है, 10% की कमी, 10% कितना होगा, 10 का 1, तो 1 की कमी हो गई, इसका मतलब 9 बन गया है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बाद में जो प्राइस है, कम हुआ मूल्य, कम हुए मूल्य में कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए। तो देखो कम हुआ मूल्य 9 है, उसमें कितना बढ़ाया जाए ताकि पहले वाला ही बन जाए। तो 1 बढ़ाया जाना चाहिए, है ना। इस तरफ अगर जाएंगे तो 1 बढ़ाया जाना चाहिए वापस वो बनाने के लिए। तो हम क्या कहेंगे, 1 बढ़ाया जाना चाहिए। अब किसकी रिस्पेक्ट में हम परसेंटेज निकाल रहे हैं कि 9 का कितना प्रतिशत होगा वो जो बढ़ाया जाना चाहिए। तो 9 का कितना प्रतिशत होगा, 1/9 का हमें पता है कितना होता है, 11 1/9%। तो हम इसको फ्रैक्शन में या फिर 100 से मल्टीप्लाई करके निकालोगे तब भी यही आएगा। तो हमारे पास ये रहेगा आंसर। बिल्कुल सेकंड भी नहीं लगेंगे क्वेश्चन को सोल्व करने में अगर आपको फ्रैक्शन दिमाग में है। तो देखिए 10% का फ्रैक्शन है 1/10। सिंपल सी बात है कि 10 हमारे पास पहले प्राइस था और उसका 10% 1 होता है, तो वो मैंने कम कर दिया, तो प्राइस बाद में कितना हुआ, 9। अब 9 की विद रिस्पेक्ट में जो कम हुआ मूल्य था वो बढ़ाना पड़ेगा। हमें कितना बढ़ाना चाहिए, वही 1 बढ़ाना चाहिए, लेकिन अब किसके विद रिस्पेक्ट में, 9 के विद रिस्पेक्ट में। तो 9 डिवाइड में आएगा और हम परसेंटेज निकालेंगे 11 1/9%। तो इस तरीके से हम आंसर तक आराम से पहुंच सकते हैं। तो चलिए कुछ और टाइप करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो टाइप होगी हमारे पास वो आपको लॉस और प्रॉफिट में भी बहुत काम आने वाली है। तो वो जब मैं आपको लॉस और प्रॉफिट करवाएंगे तब हम आपको बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन है और किस टाइप के क्वेश्चन में काम आती है, मैं आपको ज़रूर याद दिलाऊंगा। तो अभी हमारे पास होता क्या है, हम परसेंटेज में इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे, हमारे पास क्या होता है कि एक व्यक्ति की आय 15% बढ़ाई गई है, एक व्यक्ति की आय 15% बढ़ाई गई है, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ गई है, तो उसकी आय दोबारा 20% बढ़ गई है। एक बार 15% बढ़ी है, दोबारा से 20% बढ़ी है, तो एक ही आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखो सिंपल सी बात है कि हमारे पास जो 2 बार वृद्धि होती है या 3 बार भी हो सकती है, 4 बार भी हो सकती है, वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं और आंसर में गड़बड़ कर देते हैं। कैसे, आप सोचेंगे कि एक बार 15% की वृद्धि हो गई, एक बार 20 की हो गई, तो टोटल 35 हो गया, दोनों का जोड़ 35% की इंक्रीमेंट हो जाएगी उसकी कुल टोटल। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक बार सोचो कि किसी की आय 15% बढ़ गई है, इसका मतलब अब वो बढ़ गई है, दोबारा जब बढ़ेगी तो बढ़ी हुई आय का 20% बढ़ेगी वो। अब ऐसा नहीं है कि पहले जितनी थी उतने उसका ही 20% बढ़ रही है, बढ़ी हुई आय का फिर से 20% बढ़ाएंगे तो उसमें डिफरेंस होता है, टोटल 35% नहीं होगा। तो इसको निकालने का कई लोग फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो फॉर्मूला, हम अगर फॉर्मूला ही रटना है तो फिर ट्रिक कैसी, या मैथ को समझने का तरीका अलग कैसे हुआ। तो हम अलग तरीके से समझेंगे कि कैसे क्या होता है, इसको बिल्कुल बेसिक से समझेंगे। पहले मैं आपको फॉर्मूला ही बताता हूँ जैसे सब लोग यूज करते हैं। तो आप चाहें तो फॉर्मूला याद करें, वो आपकी मर्जी है, लेकिन मैं आपको एक अच्छा सा तरीका बताऊंगा जिससे फॉर्मूले को भी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, एक बार जो चेंज होता है वो प्लस दूसरी बार जो चेंज होता है वो
x माना मैंने उसको, दूसरे को y माना। फिर हमें क्या करना है, प्लस दोनों जो चेंज होते हैं उनका मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 100। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला है। लेकिन ये कई बार अगर मुझे फॉर्मूला ही रटना पड़े या याद करना पड़े तो फिर मैथ पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, या कंपटीशन एग्जाम के लिए जाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर फॉर्मूले रट के जाएँ तो। हम अगर ये फॉर्मूला आपके माइंड में रह जाता है तो बहुत अच्छी बात है। कैसे करेंगे, देखो इसी को करके देखते हैं। पहले 15, फिर 20 और फिर 15 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। तो ये कितना आ जाता है, ये 5 पे कटा और ये 3 पे, तो ये आ जाता है 35 प्लस 3 38। तो 38% टोटल इंक्रीमेंट होगा उसकी सैलरी में। लेकिन अब हम अपने मेथड से देखते हैं। देखिए मैं कहता हूँ कि हम लिख लेते हैं, एक तो पहले कितनी थी और बढ़ी कितनी है, ठीक है, ये बाद की बात है, मैंने लिखा बाद में। तो ये दो चीज़ें, अब करना क्या, ये चीज़ें आपको लिखनी नहीं होती। जब कंपटीशन एग्जाम में आप बैठते हैं तो ये चीज़ें लिखनी नहीं है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे। पहले 15% का फ्रैक्शन देखते हैं। तो 15% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/20। अब आप कहेंगे ये कैसे आ गया, तो 15% को आप क्या लिख सकते हैं, परसेंट हटाने के लिए 100 और 5 से काटेंगे तो ये आ जाएगा 3/20। इसका मतलब 20 का 15% कितना होगा, 3। तो बढ़ाई गई है, तो पहले कोई आय उसकी थी 20%, अब कितनी होगी, 3 बढ़ के 23 हो गई है। तो सिंपल सी बात है, 20 थी, 15% बढ़ा दिया, मतलब 3 बढ़ा दिया तो 23 हो गई। अब दूसरी जो इंक्रीमेंट हुई है वो कैसे हुई है, वो हुई है 20%। और 20% का फ्रैक्शन आप जानते हैं क्या होता है, 1/5। कितना होता है, 1/5। इसका मतलब 5 थी पहले और अब कितनी हो गई है, 6 हो गई है, क्योंकि 5 का 20% 1 होता है, तो 5 से 6 हो गई है। अब देखिए ये अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं तो हमारे पास क्या बन के आता है, 20×5 100 और ये बन के आता है 138। तो सिंपल आपको डायरेक्ट दिखेगा कि 100 से 138 हो गया, तो बढ़ा कितना, 38। किस पे बढ़ा, पहले वाली पे, तो 100 और इनटू में 100, तो हमारे पास कितना आ गया, 38%। तो डायरेक्ट अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमारे पास 2 में चेंज हुआ है। अगर 3 में होता तो हमारे पास गड़बड़ हो जाती, पहली 2 निकालते, फिर अगली तीसरी इसके साथ लेके फिर फॉर्मूला लगाना पड़ता। तो 2 से ज़्यादा होने के बाद इसमें कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है फॉर्मूले में, या हमारी कैलकुलेशन बढ़ जाती है, टाइम बढ़ जाता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, ये जो मेथड है ये आपकी कितनी भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होते रहें, जो भी आय है आपकी उसमें कितने भी परसेंट का इंक्रीमेंट हो डिक्रीमेंट हो, आप सबको एक साथ लिख के उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में और अच्छे से समझते हैं इसको। देखिए क्या कहता है, राम की आय में 10% की कमी हुई, कुछ दिनों बाद पुनः 20% की कमी हुई, राम की कुल आय में कितने प्रतिशत की कमी हुई। अब की बार कमी का क्वेश्चन है तो हम कर लेते हैं। देखिए 10% का फ्रैक्शन पहले हम लिखेंगे 1/10 और फिर हम लिखेंगे 20% का फ्रैक्शन, वो होता है 1/5। दोनों हमें पता है। अब मैं लिखता हूँ पहले और ये बाद में, बिल्कुल सिंपल करेंगे हम, कोई फॉर्मूला नहीं करना, कुछ नहीं करना। तो देखो पहले जो कमी हुई है वो कितनी, 10 थी, उसका 10% 1 होता है, तो 10 का 10% 1 है, तो 10 में से कितनी कमी हो गई, 10% मतलब 1 की कमी हो गई, तो कितने रह गए, हमारी सैलरी कितनी हो गई, 9। मतलब 10 सैलरी थी तो अब कितनी हो गई, 9 हो गई। अब हम दूसरे इंक्रीमेंट पे आते हैं, दूसरे डिक्रीमेंट पे आते हैं। कमी कितने की हुई है, 20% की। 20% 5 का कितना होता है, 1। तो अगर मेरे पास सैलरी थी 5 तो मेरे पास अब कितनी हो गई है, 4। तो ये सिंपल है, ध्यान से देखिए। अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना बनता है, 50 और ये कितना बनता है, 36। तो ध्यान से देखो यहाँ पे कितने का चेंज हुआ, 14 का। मतलब कमी कितनी हुई है, 14 की। किस पे, 50 पे। तो देखिए 50 पे अगर 14 की चेंज हुई है तो 100 पे कितने की हुई, तो हम कैंसिल करके 28% डायरेक्ट यहाँ से बता सकते हैं। अब एक और चीज़ ध्यान में रखिए, मान लीजिए यहाँ पे तो सिंपल आपके पास छोटी छोटी कैलकुलेशन आ रही हैं। मान लीजिए ज़्यादा होती, ज़्यादा चेंज दे रखे होते और ये काफ़ी लंबा कैलकुलेशन बन जाता, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं, वो क्या, कि इधर अगर और इधर दोनों अपोजिट साइड में अगर कुछ कैंसिल आउट होता है तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 से कैंसिल हो रहा है तो मैं यहाँ पे 5 लिख सकता हूँ और यहाँ पे 2 लिख सकता हूँ। अब कोई कैंसिल नहीं हो रहा तो अब भी निकाल के देख लीजिए, ये बनेगा 25 और ये बनेगा 18। तो चेंज कितना हुआ, 7 का।
ठीक है। तो 7 का चेंज है 25 पे, तो 100 पे किसका रहेगा, तो वही हमारे पास कितना आएगा 28%। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप छोटा कैलकुलेशन करना पसंद करें, जितना हो सके उतना छोटा करें, ताकि आपके कैलकुलेशन में ज़्यादा टाइम ना लगे, आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो जितना कैंसिल आउट हो सके उतना कैंसिल करके और अपना कैलकुलेशन करें, तो 28% इसका आंसर आ जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक व्यक्ति की आय में 20% की बढ़ोतरी होती है। व्यक्ति की आय में 20% की बढ़ोतरी होती है, इसका मतलब 20% बढ़ गया, परंतु कुछ दिन बाद 20% घट गई। मतलब 20% की बढ़ोतरी हुई थी, 20% ही घट गई, उसकी आय में कुल परिवर्तन प्रतिशत कितना हुआ। तो देखिए कुछ बच्चे तो इसको गलत करके आ जाएंगे, क्योंकि 20% की बढ़ोतरी 20% ही घट गया, तो जीरो चेंज हुआ उसके अंदर, ऐसा लिखेंगे और वो पहला ही ऑप्शन होगा हमारा गलत आंसर। तो ऐसे नहीं करते हम बिल्कुल अपना फॉर्मूला लेके चलेंगे। हम कहेंगे कि 20% दे रखा है, तो इसका फ्रैक्शन लिख लेते हैं 1/5। ठीक है, अब वो ये क्या कहना चाहता है हमसे, पहले और बाद में, ये चीज़ें आप लिखें। तो देखो 20% की बढ़ोतरी, पहले बढ़ा है तो 5 था, 20% बढ़ा मतलब 6 हो गया, 20% मतलब 1, तो 5 का कितना हो गया 6। अब दूसरी बार क्या हुआ है, कम हुआ है, तो 5 था, अब 20% कम हो गया, तो कितना हो गया 4। सिंपल सी बात है, पहले 5 था, बढ़ गया तो 6 हो गया, अब 5 था और फिर क्या हो गया हमारे पास, कम हो गया तो 4 हो गया। तो हमारे पास ये क्या बन के आता है 25, और ये क्या बन के आता है 24। तो बताइए चेंज कितना हुआ। पहले जो सैलरी 25 की थी, दोनों चेंज होने के बाद अब वो 24 हो गई है। तो बताओ 25 से 24 हो गई है, तो कम हुआ ना एक, कितना कम हुआ, एक किस पे, 25 पे, तो 100 पे कितना कम हुआ होगा, तो 100 पे कितना कम हुआ होगा 4%। तो 4% हमारे पास कम हो गई है उसकी। ठीक है, ये भी चीज़ ध्यान रहे कि कमी होगी। ठीक है, ऐसा करने पे हमेशा क्या रहती है, कमी होती है। तो 4% में वो बढ़ोतरी दे के भी ऑप्शन बना के लिख सकता है, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि कमी हो रही है या बढ़ रही है। ठीक है, तो सिंपल सा हमारा मेथड है, क्या करेंगे हम, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। एक दुकानदार सामान खरीदते समय 10% का धोखा करता है। इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई दुकानदार सामान खरीदता है, थोक विक्रेता होता है, वो सामान खरीदता है, तो भी वो क्या करता है कि प्राइस में कमी करवा लेता है। तो 10% का उसने धोखा कर दिया उसके साथ, और 5% का धोखा बेचते समय कर देता है। तो उसका कुल लाभ ज्ञात करना है हमें, लाभ प्रतिशत कितना हुआ होगा। बात तो वही है कि उसको दोनों तरफ से लाभ ही हो रहा है, एक बार तो खरीदते समय भी लाभ हुआ 10% का, और एक बेचते समय भी लाभ हुआ 5% का। तो हम क्या लिखते हैं, दोनों प्रतिशत के पहले फ्रैक्शन बनाते हैं। तो देखो 10% का तो हमको पता है कितना होता है 1/10, और फिर 5% का भी हम लिख लेते हैं। 5% का कितना होता है 1/20। तो सोचिए पहले और बाद में, ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए कि पहले देखो 10 था, लाभ कमाया उसने, तो अब कितना हो जाना चाहिए 11। अब दूसरी चीज पे आते हैं, पहले 20 था, तो अब कितना हो जाना चाहिए, लाभ कमाया उसने 21, तो ये हो जाना चाहिए। अब अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं, देखो कुछ कटता है तो काट दो, अदरवाइज तो कुछ नहीं कर सकते, तो कटा ही नहीं है इसमें, तो ये सीधा क्या हो जाएगा 200। और ये कितना हो जाएगा अपने पास, मल्टीप्लाई करेंगे तो 231। तो सोचो कितना चेंज हुआ कि पहले से उसने कितना कमाया, उसने 31 रुपीज़ कमाए, कि 200 रुपये में कोई चीज़ थी, उसने 231 का उसको बेचा है, तो कमाया कितने उसने 31 रुपये कमाए। लेकिन 31 रुपये किस पे, 200 पे कमाए। 31 रुपये किस पे कमाए, 200 पे, इंटू 100, तो कितना आएगा, 2 जीरो से कैंसिल, और ये कितना आया 15.5%। तो 15.5% उसने क्या किया, प्रॉफिट कमाया है टोटल। तो सिंपल से लेकर अगर हम चलेंगे, बिल्कुल सिंपल रखेंगे चीज़ों को, परसेंटेज को ज़्यादा घबराएंगे ही नहीं। अब आप कहेंगे कि सर ये फॉर्मूला जो आपने पहले बताया कि x + y + xy अपॉन 100 वाला, ये भी अच्छा है और काम कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये हमारी कैलकुलेशन कई बार बढ़ा देता है। कब बढ़ाता है, जब हमें परसेंटेज कुछ इस तरीके से दे रखी हो, एक बार चेंज हुआ इतना, दूसरी बार चेंज हुआ मान लो कोई और 12.5 दे दिया, ठीक है, ये चेंज हुआ,
तब बताइए। तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर कैलकुलेशन करेंगे, डिवाइड 100 करेंगे, तो आपका कैलकुलेशन काफ़ी बढ़ जाएगा। इससे अच्छा है, हमको पता है इसका फ्रैक्शन 1/6 होता है, इसका फ्रैक्शन 1/8 होता है, तो हम क्या करेंगे, पहले 6 से 7 हो गया, फिर 8 से 9 हो गया। अब सिंपल 48 हो जाएगा और ये 63 हो जाएगा। अब देखो कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है, ये 15 बढ़ गया, किस पे, 48 पे। तो सिंपल आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी कैंसिल आउट होके 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा 5 और ये 16। तो इस तरीके से कैलकुलेशन करके आप आराम से निकाल सकते हो। तो जब इस टाइप की फ्रैक्शन आ जाएंगे ना परसेंटेज में, तो ये फॉर्मूला थोड़ा सा लेंथी हो जाता है या हमारा कैलकुलेटिव ज़्यादा हो जाता है। तो इससे बेटर है, मैं आपको प्रीफर करवाऊँगा कि ये फॉर्मूला जो है, ये तरीका जो है, वो अगर आपने समझ लिया फ्रैक्शन वाला, तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को तो बिल्कुल सेकेंडों में सॉल्व कर पाएंगे। और देखिए, आपके लिए क्वेश्चन सिलेक्ट किए जाते हैं, बहुत ढूंढ के सिलेक्ट करने पड़ते हैं, क्वेश्चन लिखने पड़ते हैं, तब जाके वीडियो बनाई जाती है। तो प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या कुछ कमी है, अच्छा लगा या बुरा लगा, जैसा भी लगता है बताएं ज़रूर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।